नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का ये अंक। किसान भाइयों, समय बीतता है, मौसम परिवर्तित होता है। मौसम परिवर्तन के साथ साथ हमारे खेत खलिहान हमसे कुछ विशेष सामयिक कार्यों की मांग करते हैं और ऐसे ही सामयिक कार्यों की जानकारियों से सजा सवरा रहता है हमारा यह कार्यक्रम। तो चलिए देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। अंक की शुरुआत करेंगे मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। प्रदेश का जैविक बीज अन्य राज्यों में भी जाएगा। 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी। मूंगफली की उन्नत खेती, टमाटर को फल छेदक कीटों से बचाए। गर्मियों में दुधारू पशुओं का संतुलित आहार। प्रदेश जल्द ही पूरे देश में जैविक बीज की मांग पूरी करने में सक्षम बन जाएगा। इसके लिए जैविक बीज उत्पादन कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। जैविक बीज उत्पादन के लिए कृषि विभाग के 8 कृषि प्रक्षेत्र और मध्य प्रदेश बीज विकास निगम के 2 प्रक्षेत्र को चुना गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विभाग के समीक्षा के दौरान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के निर्देश दिए हैं। इससे जैविक किसानों को उनके उत्पादकों को प्रमाणीकरण करवाने में आसानी होगी। बैठक में बताया गया है कि अब तक जैविक खेती करने वाले 26,000 से ज़्यादा किसानों का पंजीयन किया गया है। प्रदेश में अब तक गेहूं की खरीदी 60 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है। इस वर्ष गेहूं की खरीदी 70 लाख मीट्रिक टन के पार जा सकती है। पिछले साल 82 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई थी। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी में तेजी आने लगी है। खरीदी केंद्रों पर जिस तरह से ट्रैक्टर ट्रालियों की भीड़ लग रही है और किसानों के पंजीयन हुए हैं, उसमें गेहूं की खेती 70 लाख मीट्रिक टन पार जा सकती है। ओला पाला में फसलें नष्ट होने के बाद भी गेहूं की खरीदी अच्छी हो रही है। इस माह गेहूं की 26 तारीख तक प्रदेश भर में खरीदी 2,965 केंद्रों पर जारी रहेगी। अब तक 6.5 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचा है। इस वर्ष प्रदेश में 18,65,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया है। प्रमुख तिलहनी फसल मूंगफली की उन्नत किस्में लगाकर अधिकाधिक उत्पादन लिया जा सकता है। मूंगफली की बोनी जून माह के बीच से जुलाई माह के बीच तक करना चाहिए। झुमका वाली किस्मों की लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें और फैलने वाली किस्मों की लाइन से लाइन 40 से 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर रखें। बारानी क्षेत्रों में मूंगफली व तिल की मिलवा खेती 6:2 के अनुपात में करें। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। मूंगफली की प्रमुख उन्नत किस्में RS1, RSB 87, GG2 व 3JN24, AK1224, TAG24, TG26 एवं TG41 किस्मों को बोना चाहिए। 1 हेक्टेयर में 110 से 120 किलोग्राम बीज की मात्रा बोनी चाहिए। टमाटर की फसल को कई तरह के कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन फल छेदक कीट से टमाटर को सर्वाधिक नुकसान होता है। टमाटर की फसल में इसकी पहचान फलों में मौजूद छेदों को देखकर लगाई जा सकती है। छेद करने वाले कीट की इल्लियां फलों के अंदर घुसकर नुकसान पहुंचाती है। इससे टमाटर का फल सड़ जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान कार्बोरिल छिड़काव करें। 1 पखवाड़े के भीतर छिड़काव दोबारा करना चाहिए। हमेशा छिड़काव शाम के समय ही करें। कीटनाशक की मात्रा बोए गए क्षेत्र के अनुसार पैकिंग में बताए अनुसार करें। गर्मियों में दुधारू पशुओं के संतुलित आहार के ऊपर ध्यान देने की विशेष जरूरत रहती है। दुधारू पशुओं को भूसा या कड़वी के साथ औसत 400 किलोग्राम वजन वाले पशु को जीवन निर्वाह हेतु 1.5 किलोग्राम सांद्र मिश्रण प्रतिदिन देना चाहिए। गायों में प्रति 2.5 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन के लिए 1 किलोग्राम सांद्र मिश्रण अलग से देना चाहिए। दुधारू भैंसों में प्रति 2 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन पर 1 किलोग्राम आहार अतिरिक्त देना चाहिए। फलीदार हरा चारा उपलब्ध होने पर दुधारू पशुओं को सांद्र मिश्रण बिल्कुल नहीं अथवा बहुत ही कम मात्रा में देने की जरूरत होती है। पर्याप्त मात्रा में सूखी घास उपलब्ध होने पर केवल दुग्ध उत्पादन हेतु लूर्सन बरसीम पशुओं को खिलाना चाहिए। ऐसे में पशुपालक जिनके पास स्वयं के खेत व सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, उन्हें वर्ष भर पशुओं का हरा चारा उपलब्ध कराने हेतु चारा बोते रहना चाहिए। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, कृषि में सामयिक कार्यों के एक विशेष ही महत्व है। कृषि के विभिन्न सामयिक कार्यों और उन्नत खेती के विषय में हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं। इस समय हमें अपने खेतों में कौन कौन से सामयिक कार्य करने चाहिए जिनसे कि हम लाभ अर्जित कर सकें, यही आज आपको बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। ग्रीष्म ऋतु में फलोद्यान में कौन कौन सी सावधानियाँ, कौन कौन सी कल्चर क्रियाएं और क्या क्या देख रेख करने के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ग्रीष्म ऋतु में फलोद्यानों में ख़ास तौर से सिंचाई बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में लू चलने के कारण पौधों को अधिक से अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। फलोद्यानों में ग्रीष्म ऋतु में जो छोटे बाग, जो किसान छोटे बाग जो वर्तमान में जो लगाए गए होते हैं, उनमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। बगीचा जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसको वैसे ही उसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। गर्मी के दिनों में ख़ास तौर से जो छोटे पौधे रहते हैं उनको लू का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने का, पौधों को नुकसान होने का डर रहता है। इसलिए उसमें मल्चिंग करके पौधों को बचाया जा सकता है। इसके अलावा छोटे पौधों में वो चारों तरफ थाला बना के उसमें निदाई गुड़ाई करके और थाला बनाने के बाद उसकी चारों तरफ सफाई करके ऊपर से उसमें छाया कर देते हैं। छाया करने के बाद कम से कम हफ्ते में 2 बार उसकी सिंचाई करते हैं। बड़े पौधों में जो पौधा जितना बड़ा रहता है उसका जो ऊपर जितना फैला रहता है उसके नीचे उतना ही उसका रूट जोन फैला रहता है। उसके थाले जैसे जैसे पौधा बढ़ते जाता है वैसे वैसे उस पौधे की थाले की दूरी वैसे बढ़ती जाती है। पौधों को सबसे ज़्यादा गर्मी की ऋतु में जो ख़ास तौर से जिन पौधों में फल लगे हुए रहते हैं, जैसे आम, और आम के अलावा और भी जो भी फलदार पौधे रहते हैं उनमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अगर आम के पौधे में आप अधिक से अधिक पानी देंगे तो एक तो झड़न कम, गर्मी में जो हवा से जो उसका नुकसान होता है, एक तो पौधों के फल झड़ने, एक तो फल झड़ते कम है, दूसरी बात फलों में उसका जो साइज वो भी अच्छा आता है। फलोद्यानों में ख़ास तौर से इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में कुछ कीटाणु जो कि पौधों में एक तो पानी की अधिक आवश्यकता होने की वजह से उसमें कीट पतंगे भी अधिक अटैक करते हैं। उसकी कीट पतंगों के लिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना भी ज़रूरी रहता है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में कुछ फलोद्यान ऐसे रहते हैं जिनकी कटाई छटाई करना भी आवश्यक रहता है, जैसे बेर में गर्मी के समय में अप्रैल या मई में अगर कटिंग कर देंगे तो उसमें टॉप बर्किंग का काम भी किया जा सकता है। टॉप बर्किंग के लिए कम से कम 1 माह पहले पौधों की कटाई छटाई कर देते हैं। कटाई छटाई करने के बाद उसमें जब नया जो उसका जो ऊपर उसका जो पौधा जब नए उसमें ब्रांच आती हैं तो उसमें बेर के पौधों में जो कलमी बेर की जो बड स्टिक रहती है उसका उसमें बडिंग कर दी जाती है। ग्रीष्म ऋतु में इसके अलावा
और भी ये जो हवाओं के झोंके आते हैं उनके लिए ख़ास तौर से जो फल उद्यान रहते हैं उनके दिशाओं पूर्व दिशा में चारों तरफ कम से कम बड़े बड़े पौधों का रोपण भी किया जाना अत्यंत आवश्यक रहता है। किसान भाइयों, कुछ किसान जो पौधों को सिंचाई, कुछ किसानों का कहना रहता है कि पौधों में सिंचाई करने के बाद भी पौधे सूख जाते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि किसान भाई जो सिंचाई का जो उनका तरीका है वो कुछ हद तक गलत रहता है। पौधों में अगर थाला बना के या ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करेंगे तो पौधों का नुकसान होना बहुत ही कम मात्रा में होगा। किसान भाइयों, कुछ किसान गर्मी की ऋतु में पौधों को देखरेख के अलावा ख़ास तौर से उसमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे का ध्यान देना भी अत्यंत आवश्यक रहता है। किसान भाइयों, ग्रीष्म ऋतु में फलोद्यानों में कम से कम 2 या 3 बार गहरी गुड़ाई करना अत्यंत आवश्यक रहता है। पौधों की अगर गर्मी में अगर अच्छी से अच्छी गुड़ाई करके जितनी बार पौधों में पानी देते हैं उसके बाद उसमें गुड़ाई आने पर उसकी गहरी गुड़ाई कर देने से एक तो पौधों में लू लगने का बहुत ही कम नुकसान पौधों में डर रहता है। साथ ही साथ पौधों को ग्रीष्म ऋतु में उसकी पौधों की वेजिटेटिव ग्रोथ भी अन्य मौसम के अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन उसमें जितनी ज़्यादा अपन सिंचाई कर सकते हों यह बहुत अत्यंत आवश्यक है। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। किसान भाइयों, कपास हमारे दैनिक जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। कपास की खेती करके किसान भाई अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इसकी खेती में किए जाने वाले सामयिक कार्य और विशेष तकनीकों को ध्यान में रखा जाए। कपास लगाने की तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानेंगे आज अपने विशेषज्ञ से। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम कपास के लगाने के संबंध में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आजकल हम बीटी कपास का ही उत्पादन ले रहे हैं और सबसे पहले मैं इनके लगाने के समय के संबंध में आपसे बातचीत करना चाहूँगा। बीटी कपास के लगाने का समय जो है अभी निश्चित रूप से ये समय आरंभ हो चुका है और जहाँ पर किसान भाइयों के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं वहाँ किसान भाई मई से ही बीटी कपास का जो है खेत में लगाना आरंभ कर देते हैं और जहाँ सिंचाई के साधन नहीं हैं वहाँ किसान भाई को वर्षा जो है उसके आरंभ होने का इंतज़ार करना होगा और जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के आरंभ में जब भी वर्षा आरंभ होती है उसके तुरंत बाद जो है ये कपास की बुआई उनको आरंभ करना होगी। जहाँ तक सिंचित कपास का प्रश्न है और दूसरी कपास का प्रश्न है, इसकी मिट्टी की आवश्यकता के संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों को मध्यम से भारी भूमि में ये बीटी कपास का उत्पादन जो है अच्छा लिया जा सकता है। और जहाँ तक मौसम का सवाल है, मध्यम वर्षा या कम वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ तक हमारे प्रदेश का सवाल है, हमारे प्रदेश में लगभग जो कपास का उत्पादन लिया जाता है उसमें से 65% उत्पादन मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में लिया जाता है। और जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि निमाड़ अंचल
जहाँ पर कि सीमित वर्षा होती है, लगभग 600 से 800 मिलीमीटर वर्षा प्रत्येक वर्ष होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में कपास लगाया जाता है। इसके अलावा मालवा के भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे किसान कपास लगाते हैं और वहाँ लगभग 1000 से लेकर के और 1500 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो ऐसे क्षेत्र भी जहाँ 1000 से 1500 मिलीमीटर वर्षा होती है, वो क्षेत्र भी उपयुक्त हैं इसके लिए लगाने के लिए। या कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मध्यम वर्षा वाले या कम वर्षा वाले क्षेत्र जो हैं, दोनों प्रकार के क्षेत्र में कपास की खेती आसानी से की जा सकती है, किसान भाई आसानी से खेती कर सकते हैं। और जहाँ तक भूमि का प्रश्न है, मध्यम से भारी भूमि जो है कपास के लगाने के लिए अच्छी मानी गई है। अब हम कपास के लगाने की पद्धति या किस प्रकार से किसान भाइयों को कपास लगाना चाहिए, सबसे पहले तो कपास लगाने के लिए किसान भाइयों को अच्छी तरह से गहरी जुताई करके, गहरे मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए और उसके बाद 3-4 बार जो है हल्की जुताई करते हुए पाटा चला करके खेत को अच्छा समतल तैयार करके और फिर बीटी कपास का या कपास का लगाने के लिए खेत जो है वो इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। इसके पश्चात किसान भाइयों को लगाने का जहाँ तक प्रश्न है, सामान्य रूप से हमारे प्रदेश में जो कपास है वो किसान भाई चौफुली पद्धति से लगाते हैं और चौफुली पद्धति से लगाने के लिए जहाँ तक उनको चौफुली पद्धति में यानी कतार से कतार के बीच की दूरी और पौधे के बीच की दूरी जो है वो निश्चित रूप से नियत रखी जाती है। और जहाँ तक हमारे यहाँ संकर या बीटी किस्में जो हैं हमारे किसान अधिकतर लगा रहे हैं, वहाँ पर सामान्य रूप से हमारी अनुशंसा 90 से 120 सेंटीमीटर कतार से कतार के बीच दूरी रखने की अनुशंसा रही है और उसी प्रकार से लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की बीच की दूरी रख करके और किसान भाई इसे लगा सकते हैं। जहाँ तक बीज की मात्रा का प्रश्न है, 400 ग्राम बीज जो है कपास का वो इन संकर किस्मों का या बीटी किस्मों का लगभग 1 एकड़ जो हमारा रकबा है उसके लिए लगाने के लिए उपयुक्त होता है। और दूसरे शब्दों में यदि मैं इसे बताना चाहूँ तो 1 किलोग्राम बीज जो है हमारा 1 हेक्टेयर के मान से किसान भाई इसको लगा सकते हैं। जहाँ तक इसको लगाने के पहले बीज उपचार किसान भाइयों को निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। बीज उपचार यदि वो कर लेते हैं तो एक तो उनका पौधे जो हैं उनका अच्छा अंकुरण प्राप्त होगा, अच्छी बढ़वार प्राप्त होगी और आरंभिक अवस्था में पौधों में जो कवक जनित रोग हैं या जीवाणु जनित रोग हैं पौधे पर जो आते हैं या रस चूसने वाले कीटों, उनसे सुरक्षा हमारे पौधों को प्राप्त होगी। इसलिए बीज उपचार निश्चित रूप से किसान भाइयों को कपास की फसल लगाने के पहले करना चाहिए। जहाँ तक बीज उपचार में एक प्रकार का उपचार तो किया हुआ ही बीज मिलता है, गंधक अम्ल का उपचार, जिससे बीज जो है वो रेशा रहित रहता है। तो ये उपचारित बीज ही किसानों को उपलब्ध होता है। इसके बाद किसान भाइयों को कवकनाशी दवा से उपचार करना होता है। कवकनाशी दवा में किसान भाई साधारण तौर पर थायरम नाम की दवा या मैनकोन जैब नाम की दवा का उपयोग कर सकते हैं। 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से ये दवा उपयोग करेंगे तो किसान भाइयों को कवक जनित जितने भी रोग हैं उनसे सुरक्षा मिल सकती है। इसके साथ साथ ही किसान भाई एक और कवकनाशी है जिसका भी उपयोग कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम नाम का कवकनाशी, जिसकी मात्रा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से किसान भाई उपयोग करके और इसका भी बीज उपचार कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही कपास की फसल में जीवाणु रोगों की समस्या भी आती है और जहाँ जीवाणु रोगों की समस्या आती है वहाँ किसान भाइयों को एक जीवाणु नाशक से भी उपचार करने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में किसान भाई स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक जो जीवाणुनाशक दवा है उससे अपना बीज उपचारित कर लें। 3 ग्राम, ये भी लगभग 1 किलोग्राम के अनुपात में उपयोग करने की इसकी भी अनुशंसा है। इसके बाद जो बीज उपचार में क्रम आता है वो कीटनाशक दवाओं से बीज उपचार का क्रम आता है। साधारण तौर पर अब बीटी कपास की किस्में लगाई जा रही हैं और इनका बीज जो है उपचारित ही किसान भाइयों को लगाने के लिए मिलता है। यदि बीज उपचारित नहीं है, पौधे उसके जो पैकेट पर
ये अंकित है कि बीज में उपचार नहीं किया गया है कीटनाशक रसायन से, तो ऐसी स्थिति में उसे कीटनाशक रसायन से जो है बीज के उपचार करने की आवश्यकता होती है। और 2 कीटनाशक रसायन जो हैं जिनसे किसान भाई रस चूषक कीटों के नियंत्रण के लिए बीज उपचार कर सकते हैं, इनमें एक इमिडाक्लोपिड नाम का कीटनाशक है जो 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम अनुशंसा करते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा कीटनाशक थायोमेथाक्साम है, थायोमेथाक्साम से भी किसान भाई बीज उपचारित कर सकते हैं। तो ये 2 कीटनाशक हैं जिनसे उपचार करके किसान भाई अपना बीज लगाएंगे तो रस चूषक कीटों से उनको सुरक्षा मिलेगी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, यह तो था हमारा आज का अंक। निश्चित ही आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज का अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूर्वा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।